हेलो, दिस इज कबीर एंड वेलकम टू इजी इक्विटी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो एयर कूलर्स बनाती है जिसका नाम है सिम्फनी लिमिटेड। सो आज का ये वीडियो काफ़ी लंबे समय के बाद लेकर आ रहा हूँ, दिवाली के लंबे वेकेशन के बाद। तो सोचा इस कंपनी के ऊपर वीडियो बनाना ज़रूरी है। इसी के साथ आशा करता हूँ कि आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी और इस साल बहुत ही धमाकेदार आप स्टॉक मार्केट में प्रोग्रेस करें, चीज़ें सीखिए, चीज़ें अप्लाई करें, और चाहे वो इंट्राडे हो या इक्विटी हो या किसी भी सेगमेंट में आप काम करते हैं, बट बहुत ही बेहतरीन आपका आने वाला साल रहे, ऐसी ही आशा करता हूँ। तो उसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो सिम्फनी लिमिटेड के बारे में जो बात कर रहा हूँ मैं, ये कंपनी इंडिया में एयर कूलर्स बनाती है और एयर कूलर्स में ये सबसे लीडिंग कंपनी में से एक है। तो इसमें अभी कोई फ़िलहाल ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं, अगर कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी है भी तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें आज जानेंगे। तो यहाँ पर चार्ट पर आप देख पा रहे हैं सिम्फनी लिमिटेड का चार्ट। कहीं समय से लगभग ये स्टॉक जो है यहाँ लगभग 6 महीने से एक ही लेवल पर सस्टेन कर रहा है। 850 से 900 की रेंज के आसपास 6 मंथ हो गए हैं और इसी रेंज पर सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है। तो यहाँ पर अभी इस प्राइस पर सिम्फनी को बाई कर सकते हैं क्या, थोड़ा इसके लिए हम इसके बिजनेस को, बिजनेस साइकिल को और ये क्या करता है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर्स पर और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आरओसी के बारे में। तो 14.8 का आरओसी एवरेज आरओसी माना जाता है और ऐसा नहीं कि ये कंपनी बुरी है या 14.8 का आरओसी ट्रेडेबल नहीं है, डेफिनेटली इसमें काम कर सकता है। तो आरओसी ठीक ठाक है और डेट इक्विटी अगर चेक करें तो 0.27 विच इज़ अगेन वेरी गुड डेट इक्विटी। 0.27 डेट इक्विटी होना अच्छी बात है। सो यहाँ पर आरओसी डेट इक्विटी मामले में कंपनी जो है ठीक ठाक नज़र आ रही है। अगेन मार्केट कैप जो है ये 6000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप की साइजिंग की कंपनी है। फ़िलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स में, सो देखिए इसने एवरी सितंबर क्वार्टर 2020 का जो सितंबर क्वार्टर था उसमें इनका प्रॉफिट था 15 करोड़ 15 करोड़। उसके बाद जो प्रॉफिट था दैट वाज 30 करोड़। उसके बाद जो प्रॉफिट था दैट वाज 32 करोड़ और उसके बाद जो प्रॉफिट आ रहा है सितंबर क्वार्टर में ये आ रहा है 35 करोड़। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एवरी क्वार्टर में यहाँ पर प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर हम बात करें इन्हीं 4 क्वार्टर्स के सेल्स के बारे में तो 191 करोड़ से 220 करोड़, 274 करोड़ एंड देन 275 करोड़ सेल्स भी बढ़ते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट और सेल्स हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये उतना नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ने चाहिए बाकी कंपनी की जैसे, बट यहाँ पर सस्टेनेबल बिजनेस दिख रहा है और ऐसा कुछ रीज़न नहीं है कि कंपनी के शेयर्स यहाँ से और नीचे गिर जाए, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में हम इतना कह सकते हैं। सेकेंड, अगर हम बात करें एनुअल प्रॉफिट्स के बारे में तो लगातार कंपनी ने अच्छा बेहतर रिजल्ट्स ही शो करा है। 1100 करोड़ के ऊपर तक का अभी का सेल्स हो चुका है एंड प्रॉफिट है ये 2018 में एक बार हाईएस्ट लेवल को टच किया था इसने 193 करोड़ को, बट उसके बाद थोड़ा सा कम होकर अभी सस्टेन कर रहा है 121 करोड़, 116 एंड 114 करोड़ के आसपास। तो 114 करोड़ जो है वो इस साल का TTM प्रॉफिट रहेगा पिछले 12 महीनों का। बट देखिए जितना प्रॉफिट यहाँ पर कम हुआ है उतना प्राइस ने ऑलरेडी करेक्शन दे दिया है और कंपनी काफ़ी लंबे समय से ऑलरेडी एक ही रेंज में है। तो ऐसे में इन कंपनीज़ में कैसे काम कर सकते हैं उसके बारे में आज कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। अगेन अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में तो देखिए प्रमोटर के पास लगातार 73.25% स्टेक होल्डिंग है और वो अभी भी 73.25 ही है। उल्टा यहाँ से बढ़कर 73.38 हो चुकी है। यानी कि प्रमोटर्स में ऐसी कोई भी खराबी नहीं दिख रही है होल्डिंग्स के मामले में जहाँ पर प्रमोटर को ऐसा लगे कि हाँ स्टॉक नहीं चलने वाला है। सेकेंड थिंग, जो भी एंटिटीज़ है यहाँ पर FII या फिर DII कह लीजिए, उनकी भी जो होल्डिंग है वो भी कांस्टेंट है। 3% से लेकर 4% के बीच में FIIs की और लगभग 10% के आसपास जो है वो DIIs की होल्डिंग है। अब DIIs में देखो यहाँ पर बहुत सारी जाने माने म्यूचुअल फंड हाउस जो है उन लोगों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं होल्डिंग करी है, माल खरीदा है, बेचा है, खरीदा बेचा है, ये सब करते रहता है और अभी भी उनकी जो होल्डिंग है वो लगभग 10.44% के आसपास है। तो यहाँ पर ये स्टॉक ऐसा रहा है अब तक जिसमें बड़े इंस्टीट्यूशन भी बार बार लगातार बाइंग सेलिंग करते रहते हैं। तो हम ज़रा देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और अभी ये स्टॉक कौन से लेवल पर चल रहा है। बात करें पब्लिक होल्डिंग के बारे में तो इसकी पब्लिक होल्डिंग कई समय से 12% 11% के आसपास थी, अभी भी 12% के आसपास ही है।
तो इसमें ऐसा कुछ भी सिग्नल नज़र नहीं आ रहा है जिससे ऐसा लगे कि स्टॉक यहाँ से नहीं चलने वाला है। देखिए, स्टॉक चलने वाला है ये सिग्नल तो नहीं आ रहा है, बट स्टॉक यहाँ से ख़राब हो चुका है या स्टॉक कंपनी बेकार है, ऐसे कोई भी सिग्नल यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो अब ज़रा इस बिज़नेस के ऊपर गौर फरमाते हैं कि बिज़नेस कैसा है। तो देखिए, इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि देखो, एक कंपनी है वोल्टास, ओके, जो एयर कंडीशन बनाती है, और दूसरी है सिम्फनी लिमिटेड जो एयर कूलर्स बनाती है। अब अगर आज की जनरेशन को पूछे कि एयर कंडीशन चाहिए या एयर कूलर चाहिए, तो जाहिर सी बात है हम एयर कंडीशन ही अप्लाई करेंगे अपने घरों पर या फिर ऑफिस में। अभी कोई भी एयर कूलर्स नहीं खरीदते हम, ऐसा मिथ, एक ऐसा हम अजम्पशन मानते चलते हैं। बट देखिए, एयर कूलर्स मैं मानता हूँ कि इंडिया में जिस तरीके से इंडिया बढ़ रहा है, एयर कूलर्स जो है वो नॉर्मली आने वाली पीढ़ी इस्तेमाल नहीं करने वाली है। बिकॉज जैसे इंडिया में पुराने गांव में या अभी भी बहुत सारे विलेजेस में जहाँ पे एयर कंडीशंस अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर अभी भी एयर कूलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। बट आने वाले टाइम में धीरे धीरे एयर कूलर्स का चलन इतना नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसा हम मानते हैं। बट अगर हम देखें कि एयर कूलर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो हमारा ये मिथ जो है वो टूट सकता है। तो एक बार नज़र मारते हैं कि एयर कूलर्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं और इसमें इनका सेल्स का ब्रेकअप क्या है। तो देखिए, इंडिया में अभी के टाइम पर अगर हम बात करें तो एयर कंडीशंस 4.9% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो एयर कंडीशन अप्लाई कर रही है, यूज़ कर रही है। 88.3% लोग इंडिया के पॉपुलेशन के वो फ़ैन इस्तेमाल करते हैं गर्मी से छुटकारा पाने के लिए, और एयर कूलर्स इस्तेमाल करने वाले 14.1% लोग हैं। अब ज़रा ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। 88% जनता इंडिया की फ़ैन इस्तेमाल करती है। जाहिर सी बात है, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा लोगों का, वो फ़ैन से आगे स्विच करेंगे। अब वो कहाँ स्विच करेंगे, एयर कंडीशन पर ही स्विच करेंगे या एयर कूलर से स्विच करेंगे, उसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, ज़्यादा चांसेस है कि वो एयर कंडीशन पे स्विच कर सकते हैं। मान लीजिए अभी के लिए हम मानते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन थोड़ी एयर कंडीशन पे स्विच करे थोड़ी, बट एयर कूलर्स पे बिल्कुल भी स्विच नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। एयर कंडीशन पे स्विच कर सकते हैं, एसी पे, बट एयर कूलर्स भी बुरे नहीं हैं। अभी के जो एडवांस टेक्नोलॉजी के जो एयर कूलर्स आते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं पहले के मुकाबले। तो एयर कूलर्स पे भी इंडियन पॉपुलेशन स्विच हो सकती है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि एयर कूलर्स कोई यूज़ ही नहीं करना चाहता, ठीक है, बिकॉज कुछ लोगों को यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी है या फिर कोई लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे एयर कंडीशंस को, तो ऐसे में एयर कूलर्स इस्तेमाल करना पड़ता है। या फिर कुछ लोगों के घर का डिज़ाइन ऐसा होता है जहाँ पर एयर कंडीशंस काम नहीं करते, एसी काम नहीं करते। आपको पता होगा कि एसी वहीं काम करेगा जहाँ पर कम्प्लीटली मॉडर्नाइज घर होंगे, जहाँ पर जैसे गांव में जैसे घर होते हैं, कच्चे मकान होते हैं, वहाँ पर एयर कंडीशन नहीं लग पाते, बिकॉज वो घर जो है होते हैं पैक नहीं होते, वो पक्के चीज़ों से नहीं बने हैं, पक्के सीमेंट से नहीं बने हुए होते थे, तो वो पैक नहीं है, तो वहाँ पर लीकेजेस की प्रॉब्लम हो सकती है हवा में, तो इसीलिए वहाँ पर एयर कंडीशन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं चाहकर भी। तो ऐसे में वो लोग एयर कूलर यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ यहाँ पर देख सकते हैं जो डार्क ब्लू एरिया है इंडिया का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा एयर कूलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं अभी भी, ठीक है। सेकेंड थिंग कि अगर हम बात करें, चलो घरों में या ऑफिस में एयर कूलर्स कोई इस्तेमाल नहीं करेगा आने वाले समय में, ऐसा मुझे लगता है। धीरे धीरे ये यूजेज कम होता जाएगा। बट जो फैक्ट्रीज़ हैं इंडिया में, देखो सिम्फनी जो है, इनके प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनमें दो टाइप के प्रोडक्ट है। एक है घर के लिए या फिर छोटे ऑफिस के लिए जो है एयर कूलर्स होते हैं वो, राइट। ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए मैं कहता हूँ इसको, कि घर के लिए अगर हम कोई अप्लायंस खरीदते हैं तो वो छोटे साइज़ का नॉर्मल जो कूलर आता है जो एक नॉर्मल से कमरे को ठंडा कर पाएगा, ये एक साइज़ होती है। सेकेंड साइज़ होती है जो बड़ा साइज़ होता है इनका, जो LSC सेगमेंट है, ठीक है। अब ये LSV सेगमेंट्स में जो कूलर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े जायंट कूलर्स होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ काम आते हैं, तो ये फैक्ट्रीज़ में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वेयर हाउस, रिलीजियस एंड पब्लिक प्लेसेस, बैंक्वेट्स एंड रेस्टोरेंट, या फिर शोरूम एंड रेसिडेंस के अंदर। आपने भी देखा होगा कई बार कि आप जब ओपन गार्डन रेस्टोरेंट में कभी कभी डिनर या लंच करने जाते हैं तो वहाँ पर एयर कूलर्स रखे होते हैं, या फिर कोई बड़े बैंक्वेट हॉल में एयर कूलर्स रखे हुए होते हैं, या फिर कोई बड़े शॉपिंग मॉल के एंट्रेंस पर एयर कूलर्स रखे हुए होते हैं। तो ऐसे में जो भी ओपन एरिया होता है, ओपन एरिया को ठंडा करने के लिए, चिल करने के लिए यहाँ पर एयर कंडीशन इस्तेमाल कम होते हैं, वहाँ पर एयर कूलर्स इस्तेमाल होते हैं।
सेकेंड थिंग, जो भी इंडिया में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, देखो इंडियन क्लाइमेट जो है वो गर्म क्लाइमेट है, राइट। इंडिया में ज़्यादातर जो क्लाइमेट होता है वो गर्म होता है नॉर्मली इंडिया के ज़्यादातर हिस्सों में। तो ऐसे में फैक्ट्रीज, वेयर हाउस और जो इंडस्ट्रियल एरिया होगा उसको ठंडा रखने के लिए जो इस्तेमाल किया जाएगा वो बड़े साइजिंग के एयर कूलर्स ही होंगे। यहाँ पर एसीज काम नहीं करते। तो इन सब चीज़ों में सिम्फनी एक लीडिंग ब्रांड है। तो अब आप मोटा मोटा समझ गए होंगे कि आपका जो एयर कूलर के लिए एक परसेप्शन बना होगा कि एयर कूलर्स कौन खरीदता है आज के समय में, तो वो आई होप यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो बड़े LHV सेगमेंट के इनके एयर कूलर्स है वो यहाँ पर डेफिनेटली काम आ सकते हैं। देखो ये सारी फैक्ट्रीज में इन तरीक़ों से जो है एयर कूलर्स इस्तेमाल करे जाते हैं, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है कि हम किस डायरेक्शन में जाकर इस कंपनी का यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया में क्लाइमेट के बारे में, तो देखो 2013 में इंडिया के जो हीट वेव नंबर ऑफ डेज थे वो 100 डेज थे लगभग, यानी कि 100 दिन ऐसे थे जहां पर भारी गर्मी का सामना करना पड़ता है लोगों को। 2016 में ये हीट वेव वाले डेज जो है ये 150 डेज हो गए। 2019 में ये नंबर ऑफ डेज 174 हो चुके थे और 2022 में ये नंबर ऑफ डेज 190 डेज हो चुके हैं। यानी कि समझिए इंडियन क्लाइमेट जो है वो कैसे धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ते हुए जा रहा है, वार्म होता हुआ जा रहा है। ये खाली इंडिया का सिचुएशन नहीं है, ये पूरे ग्लोबल का सिचुएशन है, पूरे वर्ल्ड का सिचुएशन यही है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि फैक्ट्रीज़ में बड़े बड़े जगहों पर एयर कूलर्स की ज़रूरत अभी भी और पड़ सकती है। तो देखो ऐसा तो नहीं है कि सिम्फनी बंद होने वाली है या फिर सिम्फनी ऐसा कुछ चीज़ें बना रही है जो आने वाले समय में बिल्कुल चलने ही नहीं वाले हैं। सिम्फनी एक सस्टेनेबल कंपनी है, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बेचती है और अभी भी इसका यूजेज अभी करंट सिचुएशन में चलने वाला है। तो यहाँ पर चार्ट के बारे में बात करें तो इतना लंबा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं कोई बहुत बड़ा होल्डिंग के लिए या फिर लंबे समय के लिए इसको ट्रेड को होल्ड नहीं करने वाला हूँ, बट यस एक छोटे से टारगेट के लिए ट्रेड को यहाँ पर होल्ड करने वाला हूँ मैं। तो मुझे अभी के बाइंग प्राइस पर सिम्फनी यहाँ पर अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर ये जो बाइंग प्राइस चल रहा है अभी के हिसाब से दिस इज़ 870 रुपीज़, अगर यहाँ पर बाई करने मिल गया सिम्फनी तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो ये पिछले कई समय से ये जो हाई दिख रहा है 1200 रुपये के आसपास का, 1200 के हाई के आसपास से ही ऊपर नीचे कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तो अभी हमको यहाँ पर ये खरीदने मिल रहा है, राइट। सेकेंड थिंग, मार्केट साइकिल की बात करें तो सिम्फनी जो है एयर कूलर्स बेचती है, तो जाहिर सी बात है कि जो गर्मियों की सीज़न होगी वहाँ पर इनका सेल्स बढ़ता है। बट इनके जो स्टॉक प्राइस है वो अगर आप देखेंगे तो ये लगभग नवंबर दिसंबर मंथ में ही स्टॉक प्राइस बढ़ता है। 2020 में ये स्टॉक प्राइस नवंबर दिसंबर मंथ में ही बढ़ा था। नवंबर से लेकर मार्च में ये 4 महीनों में ये स्टॉक प्राइस 63% से ज़्यादा बढ़ गया था। 2021 में भी ये जो स्टॉक प्राइस है वो नवंबर दिसंबर मंथ में ही बढ़ा था। 2022 में भी ये स्टॉक प्राइस नवंबर दिसंबर मंथ में ही बढ़ा था और 2023 में भी हम नवंबर दिसंबर मंथ तक पहुंच चुके हैं। तो अगर ये बिजनेस साइकिल या चार्ट साइकिल भी रिपीट होती है तो नवंबर दिसंबर मंथ में हम फिर से एक रैली यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 2-4 महीने में टारगेट आ जाएगा। देखो टारगेट परसेंटेज यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें टारगेट के बारे में तो अगर हम इस टारगेट के लिए भी इंतज़ार करते हैं, राइट, ये जो हाई मैंने ड्रॉ किया है उसके लिए इंतज़ार करते हैं, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक का जो टारगेट परसेंटेज है ये लगभग 38 से 40% के आसपास का टारगेट है। अगर हमें इसी प्राइस के आसपास ऊपर नीचे मिल गया तो ये 40% का ट्रेड बन जाएगा। तो मेरे लिए यहाँ पर ये 40% का ट्रेड अगर आने में 6-8 महीने या 1 साल भी लगता है तो 1 साल रुकने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 साल में 40% मिलता है तो इससे बढ़िया मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो 40% टारगेट के लिए मैं सिम्फनी को अभी बाई कर रहा हूँ और इस लेवल पर मुझे सिम्फनी अच्छा लग रहा है। जाहिर सी बात है कि इस पूरे वीडियो को बनाने का रीज़न सिर्फ एक ही है कि आप स्टॉक सिलेक्शन अच्छे से बेहतरीन तरीके से सीख पाए। इस वीडियो को बनाने के लिए मेरा कोई भी ऐसा मोटिव नहीं है कि आपको कोई सजेशन दूँ या टिप्स दे दूँ या फिर कोई कॉल प्रोवाइड करूँ। इस वीडियो को सीखने के लिए इस्तेमाल करना है, डायरेक्टली कल जाकर सिम्फनी खरीदना नहीं है। आपको जो भी बाइंग या सेलिंग करनी है वो अपने सूझबूझ से या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लेकर ही बाई सेल करना है। तो ये डिस्क्लेमर रहेगा आज की वीडियो का। अगेन सिम्फनी मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है, बट आप अपनी पूरी रिसर्च करके यहाँ पर डिसीजन बनाएं, बाई या सेल करना है। प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आप ही का होगा। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया और सिम्फनी का जो हमने एनालिसिस किया ये एनालिसिस आपको समझ में आया है और हम कैसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं ये भी आपको समझ में आया।
एंड फाइनली अगर आप स्टॉक मार्केट में सही ढंग से ट्रेडिंग कैसे करें, ऐसी कई सारी स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो हमारा 7 दिनों का लाइव प्रोग्राम जो बिल्कुल फ्री में होता है उसे अटेंड कर सकते हैं। उसे अटेंड करने के लिए ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।